अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम एमडी कैट के जो पास्ट पेपर हैं डाउट्स के, ठीक है, वो कर रहे हैं क्योंकि एमडी कैट से और केपी के मेरे की नॉकआउट हो जा रही है। इस वजह से हमने सोचा कि चलो पास्ट पेपर ही करवा लेते हैं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसमें से रिपीट होते हैं। तो अगर आपने हमारा ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चले हम चलते हैं अपने फिजिक्स पार्ट की जानिब, यानी डाउस का ये 2015 का पेपर है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। वो कहते हैं, आर ट्रेन इज़ अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर हावर साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी थाउजेंड्स हर्ट, व्हाट विल बी द पीरियड फ्रीक्वेंसी हियर बाय द लिसनर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इफ़ द ट्रेन मूव्स अवे फ्राम द स्टेशन विद सेम स्पीड, ठीक है। ये देखिए आपने सब जो है ना डॉपलर इफेक्ट के जो है ना चार वो हैं, क्या कहते हैं उन्हें, इफ़ेक्ट्स हैं, यानी चार वो उसके ना स्टेप्स हैं, ठीक है। उनको ना ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो हमने इसको ना, मैं पहले भी आप बच्चों को कहता हूँ कि ना जब भी कोई न्यूमेरिकल आए ना तो सबसे पहले उसका डेटा लिखा करें, तब उसको जाकर हमने हल करना होता है, ठीक है। तो इसका अल्फ़ा ऑप्शन बनता है लेकिन इसका हम सोल्यूशन आगे दे रहे हैं, ठीक है। तो देखें, फ्रीक्वेंसी थी जो विसल की, ठीक है, वो भेज रहा था, वो कितनी थी, 1000 हर्ट्ज़ थी। अच्छा, स्पीड ऑफ विसल की स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर पर हावर थी, लेकिन हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और साउंड की स्पीड आपको पता है जो हम आइडियल तौर पे लेते हैं वो 340 मीटर पर सेकंड होती है। तो हम ये केस लगा रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट का केस लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी जो है ना वो साउंड की होगी, उसके बाद वी माइनस वी साउंड की, ठीक है। तो ये जो हमने सारा लगा के ना इसको जब हमने हल किया तो ये देखिए जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो वही है जो हमने ऑप्शन में टिक किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इन 4 सेकंड्स। टाइम कितना है, 4 सेकंड्स। कैलकुलेट द लेंथ, क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, ध्यान में रखना। व्हेन जी यानी ग्रेविटी उन्होंने ले दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे दी एज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, बाकायदा उन्होंने फार्मूला भी दे दिया कि यही फार्मूला लगना है, लेकिन इसमें से हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब इसी फार्मूले को हमने मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो देखें, हमने सबसे पहले ना हम वैसे ना अंडर रूट ख़त्म कर सकते हैं। तो आगे इसका सोल्यूशन तो दिया गया है, हम देखें आपको ना इसका सोल्यूशन भी बताते हैं। ये देखें, टी इक्वल 2πL/g, ठीक है। तो अब उन्होंने टाइम पीरियड, हमने ना स्केयर ले लेना था दोनों जानिब। जब हम स्केयर लेंगे तो टी पे भी स्केयर आ जाएगा और स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो टी था, उन्होंने जो सेकंड 2 सेकंड थे तो मैंने उसका स्केयर लिया तो वो 4 सेकंड बन गया। उसके बाद 2πL/g, ठीक है। तो हमने इसी तरह से ये देखें फार्मूले को सिर्फ मॉडिफाई करना होता है, बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी होती। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट लेंथी थी ना, बच्चे यहाँ से डर जाते हैं, ओ मुझे तो ये क्वेश्चन आते भी नहीं है, ये इतना लेंथी क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। स्टेटमेंट कभी कभार वो लेंथी दे देता है तो क्वेश्चन इजी होता है, इजीली से हो जाता है। इस वजह से ये देखें ना, इज टू पे L/g की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू थी वो फार्मूले को मॉडिफाई किया मैंने, जैसे कि आपको कहा, स्केयर लेके स्केयर रूट उड़ा दिया। तो फिर हमने लेंथ को एक साइड पे कर लिया, बाकी को एक साइड पे करके हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। आगे उसने दिया एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, द रिलेशन इज कॉल्ड, ये आपको पता है, ये है लाइट वाले चैप्टर में से लिए गए, लाइट एंड ऑप्टिक्स वाले में से, ठीक है। तो उसमें ये ब्रैग्स लॉ को ना वो बताता है कि ब्रैग लॉस की यानी वैल्यू है, यानी कांस्टेंट है एक ब्रैग लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 मिलीमीटर फोकल लेंथ। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, यानी हमारे सिलेबस में जो एमडी कैट का सिलेबस है उसमें शामिल नहीं है। ये लेंसेज वाले चैप्टर में से लिया गया, लेकिन उसमें ये इसका ऑप्शन तो आपको हम करेक्ट मार्क करवा देंगे, बट ये कि ये एमडी कैट के सिलेबस में उन्होंने निकाल दिया था, पीएमसी ने निकाल दिया था। पीएमडीसी के दौर में था, जब पीएमडीसी लेती थी तब था, लेकिन जब पीएमसी आई थी फिर उसके बाद नहीं था। पीएमडीसी दोबारा आई है तो उसने भी पीएमसी को फॉलो किया, मतलब फिर से निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, वो 0.10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ गैस इज मेंटेन एट, अब उन्होंने गैस का प्रेशर बता दिया किस पे मेंटेन किया गया है, वो है 9000 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफर्ड द पिस्टन इज पुश अप, जब हीट ट्रांसफर करते हैं तो पिस्टन ऊपर, मतलब ऊपर की जाने उठता है, ठीक है। अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इफ़ 22 joule heat is transferred the system during expansion, what is the change in internal energy of system। हमने इंटरनल एनर्जी वाला आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाकर हमने वहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलें, इसका नेक्स्ट सोल्यूशन तो दिया गया, वही वर्क वाला फार्मूला लगना है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा वाला, वो उधर लग सकता है काइनेमैटिक्स में, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में वो कॉस थीटा इस तरह का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये देखिए W इज इक्वल टू एफ डॉट टी, अब एफ क्या होता है, P इज इक्वल टू F/A, प्रेशर का, ये प्रेशर की वैल्यू को मॉडिफाई किया गया है।
ठीक है। तो P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, एफ एक जाने में आ जाएगा तो P मल्टीप्लाई ए वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ ए। तो हम इसकी ना वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू उन्होंने दी थी 8000 दी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया था 0.10 मीटर स्क्वायर दिया था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आया, फोर्स जो निकले वो 800 न्यूटन निकला, ठीक है। तो हम इसको वर्क के फार्मूले में पुट करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल एफ डॉट डी। एफ कितनी निकली है, वो 800 निकली है। उसके बाद जो डी है, ये क्या जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, दो मरतबा उसको हमने किया था ना मल्टीप्लाई एरिया की जगह पे, तो इस वजह से वो आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पार्टिकल कैरिंग चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड। ये उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में से लिया है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इज इक्वल टू क्यू डॉट वी, ठीक है। तो वो वाला फार्मूला लगेगा। अब क्यू क्या है, ये चार्ज है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और जो वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट। तो ई इज इक्वल टू क्यू डॉट वी, मतलब कि ना ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाना था ना, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू किस में है, 9.1/10 मल्टीप्लाई 10⁻19 पावर जो होती है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है ना, जोल के बराबर जो हमने लेनी है, इस वजह से। तो 6 को ज़रब दी हमने 1/6 से मल्टीप्लाई 10⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में को अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, ठीक है। तो इस वजह से ये सारा का सारा ऑप्शन आ जाएगा। ईजिली है, क्वेश्चन को ट्रिकी नहीं है ये। अच्छा, द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड। हाइपोथेटिकल सरफेस या इमेजिनरी सरफेस होती है वो हमेशा गाशियन सरफेस होती है, बाकी कोई भी सरफेस नहीं होती, ठीक है। जिस चीज़ को हम इमेजिन करेंगे वो गाशियन सरफेस होगी, या हाइपोथेटिकल जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, उसको हम ड्रा नहीं कर सकते, मतलब कि हाइपोथेटिकल्स होती हैं। तो इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय रिस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये गाशियन सरफेस थी। फ़ौरन से क्लू मिल जाता है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ही क्लू मिल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है 0.75 एम्पेयर करंट फ्लो थ्रू एन आयरन वायर व्हेन अ बैटरी ऑफ 1 जूल वोल्ट इज connected across its end. The length of the wire is and its cross section area. What is the resistivity? अब देखिए सर, जब आप करने बैठे ना, सबसे पहले हर एक जो है ना डेटा दिया गया, गिवन डेटा आपने लिखना है, करंट को लिखना है, उसके बाद जो वोल्ट दिया गया उसको लिखना है, उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना है, तब जाके तब आपको ना सबसे इजी लगेगा। ये तो फार्मूला बिल्कुल इजी लगता है, जो ओम्स लॉ का बेसिक फार्मूला वो वाला लगना है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब देखिए वही वाला फार्मूला लग रहा है ना, तो इस वजह से। अब हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं थी, तो रेजिस्टेंस हमने कैसे फाइंड की, R इज इक्वल टू वी ओवर आई, ठीक है। तो वोल्ट कितना था, जो बैटरी के वोल्ट थे वो 1.5 था, उसके बाद करंट कितना था, वो 0.75 अम्पेयर था, ठीक है। तो ये जो निकलेगा ये 2 अम्पेयर नहीं, सॉरी, इसकी जगह आएगा 2 ओम आएगा, ठीक है। अम्पेयर नहीं होता, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो ये 2 ओम आना था। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है हमने रेजिस्टिविटी के फार्मूले में, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी निकली, 2 मीटर, उसके बाद रेजिस्टेंस निकली वो 2 ओम, उसके बाद लेंथ पुट करनी थी, ये फार्मूला जो अब आ जाना था, इजली था ये। तो वो कहता है 2 कैपेसिटर C1 6 जो है ना वो माइक्रोफैरड है, और C2 वो कितने 12 माइक्रोफैरड है, वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, सीरीज़ में, किस में, सीरीज़ में, देख लेना। तो अक्रॉस आ 180 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, डीसी सप्लाई है, कौन सी डीसी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। अब कैपेसिटर सीरीज़ में होते तो कौन सा फार्मूला लगना है 1/C1 1 ओवर प्लस C2 लगना है, वो वाला फार्मूला लगना है। ये देखिए आगे इसको दिया भी गया है, ठीक है। ये देखें जो C हमारे पास इक्विवेलेंस आएगी वो इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी, 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस तरीके से C किसके बराबर आ जाएगी, 3 ज़रब 1 और 3 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया, वो 4 हो गया, और मल्टीप्लाई हमने जो करना है डिवाइड करना है वो किससे करना है, हमने 12 से करना है, तो ये 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने Q इज इक्वल टू CV के फार्मूले में इसको पुट कर देना, तो ये ईजिली से हो जाएगा, ठीक है, ईजिली आइए। तो हम खुद भी मतलब कि ना क्वेश्चन जब कर रहे थे फ़ौरन हम झिझक जाते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, इतना डिफिकल्ट, लेकिन जब हम डेटा लिख लेते हैं ना फिर इजी हो जाता है सब कुछ। अच्छा, वो कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी इन एन ओपन सर्किट इज, तो ये हाँ ठीक है, इज 2.2 वोल्ट, व्हाट इज द कनेक्टेड विच व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम द पोटेंशियल फॉल्स इट्स 1.8 वोल्ट, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ऑप्शन इसका डेल्टा बना, लेकिन इसका आगे फार्मूला दिया गया इज इक्वल टू जो है वी प्लस आई आर, ठीक है। इन एक्सटर्नल वोल्ट लगाना है, ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद आई आर जो होगा वो स्मॉल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उसी को कहते हैं।
ये देख रहे उसी फार्मूले को हमने मॉडिफाई किया, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू ई माइनस ई आर ओवर आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, छोटे आर को क्या कहते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पर होता है। तो इसी फार्मूले को हमने मॉडिफाई किए, कुछ भी ज़्यादा हम इसकी गहराई में नहीं गए। फार्मूला दिया हुआ था, डेटा भी उसने दिया हुआ था, उसी फार्मूले को, फार्मूला हमें पता था लेकिन हमने उसको मॉडिफाई किया। बच्चों को ना मॉडिफाई करना ही नहीं आता, तो इस वजह से वो फिर वहीं पर रह जाते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मुश्किल है, तो क्वेश्चन हल नहीं हो पाता, इस वजह से वो गलत हो जाता है उनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं 20 सेंटीमीटर वायर, सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, गौर से देखना, कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पेयर, कितना करंट, कितना 10 एम्पेयर, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड भी उसने दे दिया 0.3, वो क्या टेस्ला है, ठीक है, 0.30 टेस्ला। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 40 विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द अप्रोक्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग। अब ये फार्मूला को ऑप्शन बीटा बना, फार्मूला कौन सा लगना है, F इज इक्वल टू आई एल बी। वो कास थीटा या साइन थीटा वाला वो आपको पता होना चाहिए। कास कहाँ पे लग सकता है, साइन क्या कैसे लग सकता है, कास किस कंपोनेंट पे जाकर लगेगा, साइन किस कंपोनेंट पे जाकर लगेगा। लेकिन जो बेसिक फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में से एमसीक्यूज लिया गया, तो इसको देखिए, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी थी, करंट की वैल्यू भी उन्होंने दी थी, लेंथ भी दी थी, और साइन थीटा की वैल्यू उन्होंने दी। साइन कितना 40 साइन 40 किसके बराबर था, 0.64 के बराबर थे, 0.642 के बराबर। तो ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट किया, क्वेश्चन का जो आ गया आंसर मिल गया, बस इजीली है क्वेश्चन। अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज चेंज सो दैट द करंट फॉल टू 0 इन 0.5 सेकेंड। टाइम इन्होंने दे दिया, करंट भी दे दिया, 10 एम्पेयर है। इफ़ एन एवरेज EMF ऑफ 400 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड EMF है वो कितनी है, 400 है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ये डायरेक्टली PMDC सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली शामिल हैं। तो इनको ना ऐसे सरसरी नज़र देख लेना, आया तो नहीं अभी तक इसमें से MCQ, लेकिन इसको सरसरी नज़र देख लेना। तो इसका जवाब जो बन रहा था वो 20 हेनरी बन रहा था, ठीक है। यूनिट क्या है, हेनरी, इसको भी याद रखना। तो अब इस पे चलते हैं। अच्छा, वो कहता है, हाँ, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला इज इक्वल टू एल, जो है ना, अल्फ़ा आई ओवर अल्फ़ा, मतलब कि ना डेल्टा या अल्फ़ा इसको उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है, आई ओवर टी, ठीक है। तो ई, अब देखिए हमने एल, एल का है सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हमने फाइंड करना है। तो EMF ओवर उसके बाद यही वैल्यू जो हमने दी है ना, इसको ना जाकर उसको डिवाइड कर देना, यही फार्मूला इजीली से। अगर आप इसको बैठ कर करेंगे ना, मैं तो वीडियो पे समझा रहा हूँ, तो उस तरीके से नहीं, मतलब कि हल करके दे पा रहा कि जिस तरीके से आपको समझ आए। जिस तरह बंदा वो बैठा होता है क्लास में, टीचर समझा रहा होता है बोर्ड पे, उस तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप करेंगे तो इजीली से हो जाएगा। वो कहता है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ या आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए ये सारे के सारे जनाब यूज़ होते हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी यूज़ होता है, मीटर ब्रिज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ओम मीटर, इसको याद रख लेना, ये MCQ बन सकता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी है आपके पास। अच्छा, वो कहते हैं सर्टेन सर्किट ट्रांजिस्टर हैज़ अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिलियम्पेयर, बेस करंट ऑफ 4 माइक्रो एम्पेयर, व्हाट इज़ द करंट गेन ऑफ। ये हमारे चैप्टर में ये जो है ना, जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये हमारे जो PMDC का सिलेबस है ना, जो इसी साल है 2023 में, उसमें भी शामिल है, 2022 में भी शामिल था, 21 में, 20 में भी शामिल था, ठीक है। तो इस वजह से इसको ऑप्शन तो आपको दिया गया, लेकिन इसको ना करना नहीं है। A particle of mass 5 mg है, मिलीग्राम, ग्राम में नहीं है, मूव्स विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेटेड डी ब्रोगली वेव लेंथ, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी है उन्होंने, मैस भी दे दिया है। ऑप्शन क्या भरा इसका, बीटा, लेकिन आगे इसका आगे सोल्यूशन भी मिल रहा है। तो उसको देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर mv, ये डी ब्रोगली वेव लेंथ क्या ना इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव लेंथ हमने फाइंड किया है। तो अब मास कितना है, 5 mg है, उसको हमने kg में कन्वर्ट किया, 5 × 10 की -6 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर देख, जो पहला फार्मूला उसी बेसिक फार्मूले में वैल्यू पुट करें, जवाब सिंपल जवाब आ जाएगा आंसर। कैलकुलेटर की भी यूज़ नहीं पड़ती अगर माइंड शार्प किया हो तो, ठीक है। एक्स रेज आर आल्सो नोन एज, एक्स रेज को क्या कहते हैं हम, रेडबर्ग रेज कैसे कहते हैं, रोएंटेंजेंट रेज। रोएंटेंजेंट रेज तो वहाँ पे होती है ना, लाइट एंड ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में ये दिया गया, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, जिगजैग रेज, बीट, देखे ना। एक्स रेज को क्या कहता है, रोएंटेंजेंट रेज। मैंने अभी आपको बताया लाइट एंड ऑप्टिक्स, लाइट एंड ऑप्टिक्स में लाइट की और उसकी फॉर्म का ही जिक्र होगा ना, तो इस वजह से ये बीटा बन रहा है, ठीक है। When we measure the nuclear mass and compare them with the masses of constituent nucleus in free states, the mass of the nucleus is always less than the mass of the constituent nucleons. This difference is in mass is known as, ये तो mass defect है, और ये न्यूक्लियर फिजिक्स में से दिया गया है। ये पहले इंट्रोडक्शन जो दिया नहीं गया न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसी में से उन्होंने बताया हुआ है, ये बेसिक डेफिनेशन उन्होंने उठाई हुई है, ठीक है। तो इसके अल्फा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ
हाई एनर्जी रेडिएशन शॉर्ट, आपको पता है रेडिएशन एनर्जी और वेवलेंथ का ना इनवर्स रिलेशन है, तो इस वजह से कह रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हाई एनर्जी ट्रांजिशंस ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियर। ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से तो आपको पता कौन सा हमारा गैमा रेज, गैमा रेज की एनर्जी जो होती है हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जो होती है ना गैमा रेज की, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और इसकी जो है ना आयन पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेट करने की पावर वो क्या हो जाती है, ये सबसे ज़्यादा इसकी होती है, तो इस वजह से जो है ना इसका गैमा आना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका चार्ली है। अच्छा, केल्विन, उसके बाद उन्होंने कोमा लगाया हुआ है, इज़ द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर विच इज़ ट्रिपल पॉइंट ऑफ, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं है, उसी की डेफिनेशन बताई गई है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो किसके बराबर होता है, ये 1/273.16, ठीक है, तो उसके बराबर होता है। तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, रट्टे वाला क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, उसको रट्टा बेस्ड क्वेश्चन। तो ऊपर वाला भी रट्टा बेस्ड था, ये भी रट्टा बेस्ड था। ठीक है, तो इसका बीट ऑप्शन बनना है, कोई ज़्यादा वो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये तो वेक्टर वाले चैप्टर में से दिया गया और वेक्टर वाला चैप्टर पीएमडीसी ने भी निकाल दिया, पीएमसी दरअसल पीएमसी ने निकाला था तो पीएमडीसी ने फॉलो किया, तो अब उसमें भी शामिल नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन तो आपको जवाब तो लगा देंगे लेकिन ये शामिल है, तो इसको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना इस चैप्टर को ना ही इस चैप्टर में जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। गहराई में एक्टिंग बोर्ड इंट्रैक्शन मेकिंग एन एंगल 30 and 50 रिस्पेक्टिवली विद व्हाट इज द रिजल्ट, तो डेल्टा इसका ऑप्शन बन रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आने ही नहीं है तो हम उसमें जाएंगे, उसकी वो उस उलझन में पढ़ेंगे क्यों, इस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 31 पे। वो कहते हैं 100 kg गोल्फ बॉल इज मूविंग टू द राइट विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इट मेक अ हेड ऑन कोलिजन विद एन 8 ग्राम स्टील बॉल इनिशियली एट रेस्ट, कंप्यूट वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। अल्फा ऑप्शन बन रहा है, इसके आगे हम सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो वो हमने निकालना। दरअसल ये क्वेश्चन ना था गलत और उन्होंने तस्लीम भी किया था, मतलब कि ना ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए थे, सिंध वाले बच्चों को JSMU ने दिए थे, डोज दोनों ने मिला के। तो जो मैथ्स आना था ना दूसरी बॉल का जो है ना वो 0.1 आना था ना कि 100 आना था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत था। तो लेकिन हम मतलब कि ना हमने उस हिसाब से कर तो दिए ताकि जो जवाब निकलता वो तो आए, जो कि दिए गए ऑप्शन उसमें उसके मुताबिक भी तो हमने जवाब निकाला ना, तो इस वजह से हमने खुद इसको सही करके ना वो करेक्ट कर दिया और जवाब उसके मुताबिक ऑप्शन के मुताबिक आ रहा है। दरअसल ये क्वेश्चन में ही गलती थी। तो ये कोलिजन वाला जो चैप्टर है जो है फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर, उसी में से लिया गया, हेड एंड कोलिजन दोस्त, उसमें से ये बेसिक 2 फार्मूले उसी को मॉडिफाई किया गया है, M1 - M2 और M1 + M2। तो इस तरह के फार्मूले जो उनको देख लीजिएगा, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन जो 4 केसेस हैं ना, 4 केसेस कोलिजन के, इनको गौर से देखा जाना, इनमें से हर मरतबा आई थिंक एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 spherical ball of 2 kg and 3 kg masses are moving toward each other with velocity of 6 meter per second, 4 meter per second respectively. What must be the velocity of the smaller ball after the collision if the velocity of the bigger ball is 3 meter per second? तो हमने ऑप्शन बताना है। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा, वो सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, डेल्टा ऑप्शन है सर इसका। उसके बाद हमने सोल्यूशन इसका देखना, M1 V1 + M2 V2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। ठीक है, तो V2 प्राइम और V1 प्राइम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इधर लगाया नहीं है लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आफ्टर कोलिजन के बाद होता है, जो आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी होती है वो हमने पुट करनी है। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन जो है ना मैस कितना था 2 था, उसके बाद जो वेलोसिटी V1 थी वो 6 थी, M2 कितना था 3 था और वेलोसिटी 2 थी -4 थी, तो इस वजह से। ठीक है, और M1 तो वही है, तो वही बेसिक फार्मूला है ना, फार्मूले को मॉडिफाई करना है, तो इसमें से कौन सी डिफ़िकल्टी है। हम आपको फार्मूले दे रहे हैं तो आप ये नहीं कि आप इसमें इधर ही देख के आप समझें हाँ इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, बैठ के अपने रजिस्टर पे लिख कर तब करना। ठीक है, रजिस्टर पे लिख के करेंगे तभी आपको आएगा ना, हम तो समझा रहे हैं बट ये कि आप रजिस्टर पे लिख के करेंगे तब करेंगे वो आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब तो डेल्टा था, क्वेश्चन भी ईजी था। तो ये देखें रेंज वाला फार्मूला हमने लगाना था, तो ये दिया गया, ऑप्शन भी दिया गया और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई, R = V² sin 2 थीटा और G, तो V कितनी थी 30 थी, साइन कितना था, साइन जो था ना 30 दिया गया था और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 60 बन गया साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866 होती है। तो ये सर वैल्यू पुट करें, उसके बाद आपके पास बिल्कुल सिंपल जवाब आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हिम्मत नहीं हार रही कि इतने सारे न्यूमेरिकल्स आ गए या लेंथी न्यूमेरिकल्स आ गए, तो इस तरह के कुछ नहीं। बच्चों का प्रॉब्लम ही यही होता है, अगर पहला क्वेश्चन ना
ट्रिकी आ जाए ना, वो कहता है लो जी मेरा तो काम हो गया, मुझसे नहीं होना पेपर, मुझसे तो हो नहीं सकता, इतना डिफिकल्ट। उन्हें पता भी नहीं होता कि जी पहला क्वेश्चन है, इसी वे मत आ जाएंगे तो सारा पेपर कैसे करेंगे। तो इस वजह से अपना स्टेमिना लूज़ ना किया करें, बस स्टेमिना लूज़ करके तो सब कुछ लूज़ हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशन, द डेली मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, शुगर केन क्रशिंग मशीन इज रन बाय and camel that moves a circular path around the machine, rotation of flywheel about its axis, which of the following is correct। तो इसका एट ऑप्शन बढ़ना है, इसका एट ऑप्शन पे जाएं। 1 और 4 आर एग्जांपल ऑफ स्पिन मोशन। मैंने आपको बताया था जो अपने एक्सिस की गिर्द होती है वो स्पिन मोशन होती है, जो ऑर्बिट की गिर्द होती है, ठीक है, जो किसी भी दूसरी बॉडी की गिर्द मूव करते हैं वो ऑर्बिटल मोशन होती है। तो 1 और 4 में हम देख लेते हैं द डेली मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देखिए अपने एक्सिस की गिर्द मूव करते स्पिन होगी। उसके बाद रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, वही ना मैंने एक पता नहीं ये 2005 या 2008 वाला जो मैंने पेपर्स कराया उसमें मैंने बाकायदा बताया था इसका डिटेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल ईच वेइंग 5 kg व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.33 मीटर अपार्ट। तो ये तो सिंपल है, तो वो वाला फार्मूला जी इज इक्वल टू जी कॉन्स्टेंट यानी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, वो वाला फार्मूला लगना है। तो इसका जवाब है ईटा, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गया। तो ये देखिए एफ इज इक्वल टू जी एम एम, सॉरी मैं समाज जी लगा रहा था उसके लिए सॉरी। तो एफ इज इक्वल टू जी m1 प्लस m1 m2 ओवर ई स्क्वायर, यानी बिल्कुल ये किसके साथ मैच कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, उसके साथ मैच कर रहा है। तो इस वजह से ठीक है, इसको देख ले, उधर Q1 Q2 होता है, इधर mm इस्तेमाल रहा है। तो सिंपल है, सिंपल रिलेशन है, सब कुछ ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा वो कहता है 70 kg स्पोर्ट्समैन, एक 70 किलो का जो है ना आदमी है, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी है, रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़ता है इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स में, द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर। तो ये क्वेश्चन पढ़ें, इसका अल्फा ऑप्शन है, बट ये है कि इसका हम सोल्यूशन भी देंगे, ये नहीं कि हम सोल्यूशन नहीं देंगे, सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। तो P इज इक्वल टू W/T, W इज इक्वल टू FD, WP। दरअसल हमने पावर फाइंड करनी थी, तो पावर में पावर का जो फार्मूला है आपको पता है, P इज इक्वल टू W/T या P इज इक्वल टू mgh/T, P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी/T, P इज इक्वल टू FD/T। इतने सारे मैंने फार्मूले बता दिए, तो इसमें से कौन सा भी फार्मूला लगाएंगे वो फिट आ सकता है, सिवाय काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले को, वो इधर यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये देखिए P इज इक्वल टू MA, मतलब कि ना जी वही वाला P इज इक्वल टू F.D। अब F को हमने क्या पुट किया, F इज इक्वल टू MA, तो उसके बाद G की फार्मूला हमने लगा दिया, बस इजीली, कुछ भी मुश्किल नहीं है, फार्मूले भी दिए गए। मैं फिर वही कह रहा हूँ, जब तक आप इसको रजिस्टर पर नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आने वाली, रजिस्टर पर कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन अ शॉपकीपर पुशेस अ फ्रूट क्रेट इनिशियली अरेस्ट टुवर्ड अनदर शॉपकीपर बाय एक्सर्टिंग कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। कौन सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मींस के वो उसी की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इजीली क्वेश्चन है, एफ डी कॉस थीटा लगाएं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका बताया, उसका मतलब वो उसी की डायरेक्शन में है, यानी पैरेलल है, जीरो, ठीक है, वो आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, 0 कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, तो एफ डी कॉस थीटा वो किसके बराबर बन जाएगा, 5 जोड़ के बन जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, देखें स्टेटमेंट इतनी लंबी दे दी, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, तो जो करने वाला बच्चा होगा वो कर जाएगा, जो नहीं करने वाला होगा वो उधर ही उलझ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द वर्क विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क होगा जब डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट या फोर्स का कंपोनेंट मतलब कि ना एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अच्छा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क विल बी नेगेटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी 180 का एंगल आ जाएगा तो फिर ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा, जब 90 का एंगल आएगा तो वर्क 0 हो जाएगा। तो हमने यही बताना था कौन से केस में पॉजिटिव होगा, कौन से में नेगेटिव होगा, कौन से में 0 होगा। तो पहले केस में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में 0 होगा। 90 पे 0, 180 पे नेगेटिव और 0 पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं यूज़ होगा, 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो 0 डिग्री जब एंगल आएगा तो तब वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है, इन चीज़ों को याद रख लेना। और किस दौरानी के दौरान पॉजिटिव होता है, यानी वर्क इंक्रीज होता है, तो किस दौरानी के दौरान वर्क डिक्रीज होता है, 0 से लेकर 90 के दरमियान वर्क आपको पता है पॉजिटिव रहता है, लेकिन क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि ये 0 की जाने बढ़ रहा होता है ना। तो ये ड्यूरेशंस इनके दरमियान किस किस तरह वर्क चेंज हो रहा है, इसमें से MCQs आते हैं और बहुत दफ़ा आते हैं। तो वर्क को भी वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उलझा कर पूछ लेता है, एक्चुअल वर्क कितना है, और मतलब कि ना ये ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ा था आपको पता है, ये
फोर्सेज, कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इधर ही बच्चों को जाते और बच्चे फिर नहीं कर पाते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।